अभी तक हम लोगों ने एक्वायर्ड कॉजेज देखे, पूरे एक्वायर्ड कॉजेज हम लोग ने देख चुके हैं जो सेल इंजरी, इरिवर्सिबल या रिवर्सिबल सेल इंजरी को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है ना। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था सेल इंजरी को प्रोड्यूस करने के दो इंपॉर्टेंट कॉज होते हैं, एक होता है एक्वायर्ड कॉज और दूसरा होता है जेनेटिक कॉज। एक्वायर्ड कॉजेज हम लोग देख चुके हैं। सेकेंड है जेनेटिक कॉज। जो जेनेटिक कॉज है ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज होता है सेल इंजरी को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है ना। लेकिन जेनेटिक जो कॉजेज हैं, जेनेटिक फैक्टर जो होते हैं, इसमें जो सेल इंजरी होती है वो बाई बर्थ मिलती है। बाई बर्थ जो है क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटी के कारण क्या होता है, किसी में मिलती है। क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटी ड्यूरिंग इंट्रा यूट्राइन लाइफ, क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटी के कारण क्या होता है, उसमें हमें इस टाइप की सेल इंजरी मिलती है। यदि किसी को बाई बर्थ कोई डिजीज मिल रही है, बाई बर्थ कोई डिजीज मिल रही है, ठीक है ना, ड्यू टू क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटी के कारण, ठीक है ना, वो उस टाइप की जो डिजीज है या उस टाइप की जो सेल इंजरी है उसे प्रोड्यूस करने वाले फैक्टर्स कौन है, आपके जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, जेनेटिक कॉजेज होते हैं। ठीक है ना। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं डाउन सिंड्रोम, इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं सिकल सेल एनीमिया। ठीक है ना। इसके अलावा कुछ एंजाइम की डेफिशिएंसी मिलती है, उससे भी कुछ डिफरेंट टाइप की डिजीज हमको मिल सकती है। तो जेनेटिक जो कॉज होते हैं ये कब, कि जब ये कॉज जो है ये ड्यूरिंग इंट्रा यूट्राइन लाइफ ही क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स के कारण क्या करते हैं, उस ह्यूमन में क्या करते हैं, डिजीज प्रोड्यूस, सेल इंजरी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है ना। और उस सेल इंजरी का जो कॉज है वो क्या है, जेनेटिक कॉज कहलाता है। ठीक है ना। लेकिन आपको पता होना चाहिए हमारी जो क्लिनिकल प्रैक्टिस होती है उस क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो हम सेल इंजरी देखते हैं, जो हम डिजीज देखते हैं, वो 99% जो डिजीज है या जो आपको सेल इंजरी मिलती है, सेल इंजरी दैट मीन्स डिजीज, वो हमें बेस्ड होती है एक्वायर्ड कॉजेज पर। जितने मैंने आपको एक्वायर्ड कॉज हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, डिजीज को, मीन्स सेल इंजरी को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है ना। तो आपको एक्वायर्ड कॉज अच्छे से आने चाहिए। जेनेटिक कॉज मैंने आपको जो बताया, बाई बर्थ जो मिलता है हमें, ठीक है ना, जेनेटिक मतलब क्रोमोसोम्स के चेंज के कारण। ठीक है। तो इससे आगे जाके हम लोग देखेंगे इंडिविजुअल डिजीज में कैसे होता है, लेकिन आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या आना चाहिए, एक्वायर्ड कॉजेज आना चाहिए। ठीक है ना। अब हम आगे देखते हैं कॉजेज के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ हाइपोक्सिक सेल इंजरी एंड इस्चेमिक सेल इंजरी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है पैथोजेनेसिस ऑफ हाइपोक्सिक सेल इंजरी या इस्चेमिक सेल इंजरी। ये क्या है, ये सेल है, यदि इस सेल को ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाए या इस सेल में ऑक्सीजन कम हो तो हम क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया बोलते हैं। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया। जब सेल के पास ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है हम उसे क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया बोलते हैं। मैंने आपको बता चुका हूँ इसके पहले, यदि आप मेरा इंट्रोडक्टिव क्लास जो थी वो आप देखें या इनिशियल जो लेक्चर्स हैं मेरे सेल इंजरी के, उसमें मैंने आपको एग्जैक्टली डिफाइन किया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपोक्सिया। ठीक है ना। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इस्चीमिया, बताता हूँ मैं आपको। इस्चीमिया में क्या होता है, आपको बताया था, डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू सेल या टिश्यू। किसी भी सेल या टिश्यू को जब ब्लड सप्लाई कैसी हो जाए, कम हो जाए, तो जब ब्लड सप्लाई कम होगी तो ब्लड में आरबीसी कम जाएंगे। अब सप्लाई कम होगी तो ऑटोमेटिकली उस एरिया में ब्लड कम जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आरबीसी भी कम जाएंगे, क्योंकि आरबीसी कहीं में होती है, ब्लड में होती है। तो जब ब्लड कम जाएगा तो आरबीसी कम जाएंगे, आरबीसी कम जाएगा तो हीमोग्लोबिन कम जाएगा, हीमोग्लोबिन कम जाएगा तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कम जाएगा, और फाइनली इस सेल में हमें ऑक्सीजन सप्लाई कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी, और फाइनली फिर मुझे क्या मिलेगा, हाइपोक्सिया मिलेगा। तो इस्चीमिया में क्या कॉज करता है, हाइपोक्सिया कॉज करता है। ठीक है ना। तो इसका यह मतलब है, यदि मैं बात करूं कि इस्चीमिया से सेल इंजरी हो रही है और मैं बात करूं कि हाइपोक्सिया सेल इंजरी हो रही है, मतलब मैं कुल मिला के क्या बात कर रहा हूं, दोनों में एक ही टाइप की होगी, क्योंकि इस्चीमिया भी क्या कॉज करता है, हाइपोक्सिया। यदि मैं हाइपोक्सिया से होने वाली सेल इंजरी स्टडी कर लूंगा तो मैं ऑटोमेटिक समझ जाऊंगा इस्चीमिया से
होने वाली सेल इंजरी, क्योंकि इसीमें भी क्या कॉज करता है, हाइपॉक्सिया कॉज करता है। इसलिए आपको कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है कि इस्कीमिया, इस्कीमिक सेल इंजरी की बात कर रहे हैं, मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, अंदर छुपा हुआ है हाइपॉक्सिक सेल इंजरी, क्योंकि इस्कीमिया क्या कॉज करता है, हाइपॉक्सिया कॉज करता है, ठीक है ना। तो पैथोजेनेसिस ऑफ हाइपॉक्सिक सेल इंजरी या इस्कीमिक सेल इंजरी दोनों सेम है। अब पैथोजेनेसिस का मीनिंग क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि पैथोजेनेसिस दैट मीन्स जो सेल इंजरी हो रही है उससे प्रोड्यूस करने वाली प्रोसेस, या जो सेल इंजरी के दौरान उस सेल में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हम उसे देखेंगे, ठीक है ना। अगली बात करते हैं, हमने बात की सेल इंजरी दो टाइप की होती है, एक होती है रिवर्सिबल और एक होती है इरिवर्सिबल, ठीक है ना। तो हम यहाँ देखेंगे पहला, हाइपॉक्सिया के कारण जो सेल इंजरी हो रही है, हम यहाँ जो बात करें सेल इंजरी की, वो एग्जैक्टली हम पहले देखेंगे रिवर्सिबल सेल इंजरी। हम पहले क्या देखेंगे, रिवर्सिबल सेल इंजरी। तो पैथोजेनेसिस ऑफ हाइपॉक्सिक सेल इंजरी दैट मीन्स कौन सी वाली, रिवर्सिबल सेल इंजरी। तो पहला हम देखेंगे फर्स्ट हम देखेंगे क्या, रिवर्सिबल सेल इंजरी ड्यू टू हाइपॉक्सिया या ड्यू टू इस्कीमिया। इस्कीमिया वर्ड में बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस्कीमिया में मुझे क्या मिलता है, हाइपॉक्सिया मिलता है, ठीक है ना। ठीक, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, या आपको पहले मैंने बताया है कि एग्जैक्टली रिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होती है। रिवर्सिबल सेल इंजरी का मैंने आपको डेफिनेशन बताया था, ये सेल है और इस सेल का, ये जो सेल है इस पे मान लेते हैं हाइपॉक्सिया कॉज है, इस कॉज के कारण क्या हुआ, इसमें इंजरी हो गई, ठीक है ना। और मैंने मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट या किसी भी प्रोसेस के द्वारा इस हाइपॉक्सिया क्या कर दिया, मैंने रिमूव कर दिया। और जैसे में हाइपॉक्सिया जो कॉज है, जिससे यहाँ पर क्या हो रहा है, सेल इंजरी हो रही है, ठीक है ना। और यदि इस कॉज को मैंने रिमूव कर दिया, और रिमूव करने के बाद ये वाला सेल अगेन नॉर्मल फंक्शन करने लगता है, अगेन नॉर्मल फंक्शन करने लगता है, हम उसे क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल सेल इंजरी। फिर से एक बार बता रहा हूँ मैं आपको, बॉडी का कोई सेल है और उस सेल में सेल इंजरी प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू हाइपॉक्सिया, पहले नॉर्मल थी, अचानक में क्या हुआ, वहां पर हाइपॉक्सिया आ गया। हाइपॉक्सिया आने के कारण क्या, हाइपॉक्सिक कंडीशन के कारण क्या हो गया, सेल जो है अपने फंक्शन में क्या हो गया, उसका जो फंक्शन है वो कैसा हो गया, एब्नॉर्मल होने लगा। तो ड्यू टू हाइपॉक्सिया इस सेल में क्या हो रही है, सेल इंजरी हो रही है। लेकिन कोई मेथड, प्रोसेस, मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट आप इनसे बोल दें, उसके थ्रू मैं क्या करता हूँ, इस हाइपॉक्सिया को रिमूव कर देता हूँ। उस हाइपॉक्सिया मीन जो कॉज जो है, जो सेल इंजरी प्रोड्यूस कर रहा है, उसे मैं क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। जैसे मैं इसको रिमूव करता हूँ और उसके बाद ये सेल अगेन कैसे करने लगती है, नॉर्मल फंक्शन करने लगती है जैसे वो पहले कर रही थी। यदि इस टाइप का हमें कुछ कंडीशन मिलती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल कंडीशन बोलते हैं। और इस टाइप की जो सेल इंजरी हुई है हम उसे क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल सेल इंजरी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो आगे हम देखते हैं, एग्जैक्टली हम स्टार्ट करते हैं, रिवर्सिबल सेल इंजरी ड्यू टू हाइपॉक्सिया या ड्यू टू इस्कीमिया। हाइपॉक्सिया, इस्कीमिया दोनों के कारण क्या मिल रहा है मुझे, रिवर्सिबल सेल इंजरी मिल रहा है। एग्जैक्टली कैसा होता है हाइपॉक्सिया, इस्कीमिया, जब हमें रिवर्सिबल सेल इंजरी मिलता है, ये कोई सेल है, इस सेल में मुझे क्या मिल रहा है, रिवर्सिबल सेल इंजरी मिल रही है, तो एग्जैक्टली वहां पर क्या होता है, क्या एग्जैक्टली होता है। तो इस सेल में हाइपॉक्सिया, इस्कीमिया फॉर शॉर्ट टाइम या शॉर्ट ड्यूरेशन, एंड प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज,
रैपिड रिस्टोरेशन ऑफ सर्कुलेशन। ठीक है ना। तो जब कभी मैं रिवर्सिबल सेल इंजरी की बात करूंगा, तो रिवर्सिबल सेल इंजरी जब हो रही है, यदि इस सेल में रिवर्सिबल सेल इंजरी हो रही है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइपॉक्सिया इस्चीमिया हो रहा है। हाइपॉक्सिया इस्चीमिया रिवर्सिबल सेल इंजरी कॉज कर रही है। लेकिन एग्जैक्टली होता क्या है, इस सेल में जो रिवर्सिबल सेल इंजरी हो रही है ड्यू टू हाइपॉक्सिया इस्चीमिया, लेकिन ये हाइपॉक्सिया इस्चीमिया क्या होगा, फॉर शॉर्ट टाइम या फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। हाइपॉक्सिया और जो इस्चीमिया है, फाइनली हम क्या बोलेंगे, जो हाइपॉक्सिक कंडीशन है वो कैसी है, शॉर्ट टाइम के लिए हो या शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो, प्लस वहां मुझे क्या मिले, रैपिड रिस्टोरेशन ऑफ सर्कुलेशन। रैपिड रिस्टोरेशन ऑफ सर्कुलेशन, बहुत तेजी से वहां का जो सर्कुलेशन कैसा हो जाए, नॉर्मल हो जाए। जिससे सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उस एरिया में जो ब्लड सप्लाई कैसी हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। ब्लड सप्लाई नॉर्मल हो जाएगी तो ऑक्सीजन सप्लाई नॉर्मल हो जाएगी। ऑक्सीजन सप्लाई नॉर्मल हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, सेल को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है ना। तो यदि ये सब कुछ रैपिड होगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हाइपॉक्सिया या इस्चेमिक कंडीशन कैसी हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी एंड शॉर्ट ड्यूरेशन की हो जाएगी। तो ऐसी सेल जिसमें हाइपॉक्सिया शॉर्ट टाइम के लिए, इस्चेमिया शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक है ना, और प्लस मुझे क्या मिलेगा, रैपिड रिस्टोरेशन ऑफ सर्कुलेशन मिलेगा। यदि वो सब चीज मुझे एक सेल में मिलता है तो उस सेल में जो सेल इंजरी हुई होगी वो कौन सी होगी, रिवर्सिबल सेल इंजरी होगा। जब भी मैं रिवर्सिबल सेल इंजरी की बात करूंगा या जब भी रिवर्सिबल सेल इंजरी के बारे में सोचता हूं, इसका मतलब है, यदि मैं मानता हूं कि इस एरिया में, यदि मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पर रिवर्सिबल सेल इंजरी हुई है, तो रिवर्सिबल सेल इंजरी हुई है, इसका मतलब है इस एरिया में हाइपॉक्सिया कितने टाइम के लिए हुआ था, शॉर्ट टाइम के लिए हुआ था। यदि इस्चीमिया हुआ होगा वो भी कितने टाइम के लिए हुआ था, शॉर्ट टाइम के लिए हुआ था या शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हुआ था। एंड रैपिड रिस्टोरेशन ऑफ सर्कुलेशन, तो उस एरिया में क्या हो जाएगा, रैपिड रिस्टोरेशन ऑफ सर्कुलेशन, मतलब जैसे सर्कुलेशन पहले था वैसे के वैसे हो जाएगा, जिससे हाइपॉक्सिया की जो कंडीशन है वो कैसी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, एंड हो जाएगी, और सेल फिर से कैसे काम करने लगेगी, नॉर्मल काम करने लगेगी। इसी हम एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल सेल इंजरी। आई थिंक मुझे लगता है ये आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा हो तो एक बार मैं और बताता हूँ आपको। यदि जब भी मैं रिवर्सिबल सेल इंजरी के बारे में सोच रहा हूँ, दैट मीन्स उस एरिया में जहां भी रिवर्सिबल सेल इंजरी के बारे में मैंने बोला, बॉडी के किसी भी पार्ट में, तो वहां पर क्या हुआ होगा, हाइपॉक्सिया फॉर शॉर्ट टाइम या शॉर्ट ड्यूरेशन। प्लस ये क्यों हुआ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, क्योंकि वहां पर मुझे क्या मिला, रैपिड रिस्टोरेशन ऑफ सर्कुलेशन। रैपिड रिस्टोरेशन ऑफ सर्कुलेशन मिलेगा तो वहां ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो शॉर्ट टाइम के जो हाइपॉक्सिया हुआ था वो हमको मिलेगा, और शॉर्ट टाइम सर्कुलेट हाइपॉक्सिया के बाद हमें क्या मिलेगा, नॉर्मल ऑक्सीजन सप्लाई मिलेगी। सेल फिर से कैसे काम करने लगेगी, नॉर्मल फंक्शन करने लगेगी। ठीक है ना। लेकिन जो रैपिड रिस्टोरेशन ऑफ सर्कुलेशन हुआ है, ठीक है ना, मीन्स जिस कारण से शॉर्ट हाइपॉक्सिया जो मिला है हमको, की कंडीशन मिली है, इसे करने के लिए या रैपिड रिस्टोरेशन ऑफ सर्कुलेशन करने के लिए हो सकता है हम कोई ट्रीटमेंट दें, या हो सकता है हम कोई मैनेजमेंट कर लें। यही हमें करना होता है, यही हमें एग्जैक्टली प्रोसेस करनी होती है, जिससे वहाँ पर सेल इंजरी ना हो। ठीक है ना। अपने आप भी ये स्पॉन्टेनियस हमारी बॉडी की जो डिफेंस मैकेनिज्म वो भी कर सकती है, या फिर डॉक्टर्स लोग जो हैं वो शॉर्ट टाइम में इसे करना होता है। ठीक है ना। लेकिन इरिवर्सिबल सेल इंजरी मीन्स शॉर्ट टाइम हाइपॉक्सिया, शॉर्ट ड्यूरेशन का क्या मिलेगा, इस्चीमिया। क्यों मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर क्या मिलेगा, रैपिड रिस्टोरेशन ऑफ सर्कुलेशन। ठीक है ना। तो ये है एग्जैक्टली रिवर्सिबल सेल इंजरी ड्यू टू हाइपॉक्सिया एंड इस्चीमिया। ठीक है ना। तो आगे देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि शॉर्ट टाइम का ड्यूरेशन का हाइपॉक्सिया हुआ है, शॉर्ट टाइम का ड्यूरेशन का इस्चीमिया हुआ है, मतलब फाइनली सेल में क्या हुआ है, हाइपॉक्सिया हुआ है। ठीक है ना। तो इस शॉर्ट टाइम जो हाइपॉक्सिया सेल में हुआ था, और जिससे ये शॉर्ट टाइम के लिए जो एबनॉर्मल फंक्शन हो गया था, तो उस शॉर्ट टाइम में, जो उस शॉर्ट टाइम के हाइपॉक्सिक कंडीशन में इस सेल में जो चेंज हमको मिलते हैं,
जो हमको चेंज मिलते हैं उसे हमने क्या बोला है, इरिवर्सिबल सेल इंजरी। उसे हमने क्या बोला है, इरिवर्सिबल सेल इंजरी। तो जो शॉर्ट टाइम में इस सेल में जो चेंज हमको मिलेंगे वो कौन कौन से चेंज हैं, जो शॉर्ट टाइम हाइपॉक्सिया के कारण हुआ है, जो शॉर्ट टाइम इस्कीमिया के कारण हुआ है, ठीक है ना। तो वो जो हमको चेंज है, वो जो चेंज हुआ, कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ, तभी तो हम क्या बोल रहे हैं, सेल इंजरी बोल रहे हैं। तो वो एग्जैक्टली क्या चेंज हुए हैं वो हम देखेंगे उस शॉर्ट टाइम में, उस सेल में जो चेंज हुए हैं उसे हम देखेंगे। और वही चेंज क्या है, पैथोजेनेसिस। शॉर्ट टाइम हाइपॉक्सिया हुआ तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, उस सेल के अंदर चेंजेस हमको मिलना चालू हो जाएंगे। तो वो कौन कौन से चेंजेस हैं वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखते हैं फर्स्ट पैथोजेनेसिस में, या सेल रिवर्सिबल जो सेल इंजरी हो रही है उसमें पहला जो चेंज है, या रिवर्सिबल सेल इंजरी को प्रोड्यूस करने का जो पहला चेंज है वो क्या मिलता है मुझे, ठीक है ना। तो फर्स्ट चेंज मुझे मिलता है डिक्रीज एटीपी फॉर्मेशन, या हम इसे बोलेंगे प्रोडक्शन, ठीक है ना। तो रिवर्सिबल सेल इंजरी में जो शॉर्ट टाइम के लिए हाइपॉक्सिया हुआ, जो शॉर्ट टाइम के लिए इस्कीमिया हुआ, और रैपिड रिस्टोरेशन ऑफ सर्कुलेशन हुआ, मीन्स रैपिड रिस्टोरेशन ऑफ ब्लड सप्लाई हुई, ठीक है ना। उस शॉर्ट टाइम में जो वहाँ पर जो सेल इंजरी हुई है हम उसे क्या बोल रहे हैं, रिवर्सिबल सेल इंजरी। लेकिन उस शॉर्ट टाइम में जो रिवर्सिबल सेल इंजरी हुई है उसमें जो हमें चेंज, जो सेल इंजरी हुई उसमें जो चेंज मिला है, तो पहला चेंज है वो क्या है, डिक्रीज एटीपी फॉर्मेशन। फर्स्ट है, हमें वहाँ पर क्या मिलेगा, पहला डिक्रीज एटीपी फॉर्मेशन या डिक्रीज एटीपी प्रोडक्शन। इसे हम देखते हैं कैसे। इसे जानने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम लोग देखते हैं। हमने बोला हाइपॉक्सिया, हमने बोला इस्कीमिया, ठीक है ना। जब भी हम हाइपॉक्सिया बोल रहे हैं इसका मतलब है सेल में ऑक्सीजन कैसी हो गई है, कम हो गई है। हमने इस्कीमिया बोला है, इसका मतलब क्या है, सेल में ऑक्सीजन कम हो गई है। जब हम हाइपॉक्सिया वर्ड बोल रहे हैं इसमें आपको याद रखना है यहाँ पर ब्लड सप्लाई कैसी है, नॉर्मल है। और इस्कीमिया में हमेशा आपको ये पता होता है कि ब्लड सप्लाई कैसी हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है ना। तो जब भी मैं हाइपॉक्सिया वर्ड सोच रहा हूँ तो इसका मतलब है ऑक्सीजन कहाँ पर कम है, सेल में कम है, लेकिन उस सेल की जो ब्लड सप्लाई है, इस सेल की जो ब्लड की सप्लाई है वो कैसी है, नॉर्मल है। क्योंकि जब मैं इस्कीमिया बोलूंगा इसमें भी क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी किसके पास, सेल के पास, लेकिन ब्लड की जो सप्लाई है वो कैसी हो गई है, कम हो गई है। ये आपको याद रखना, ये पहली दो इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। अगली बात करते हैं। आपको पता होना चाहिए, नॉर्मली आपको पता होना चाहिए या आपको पता भी होगा कि हमारी बॉडी के पास, हमारी बॉडी में हर सेल में एटीपी बनाने के लिए दो प्रोसेस होती हैं। एटीपी को फॉर्म करने की दो प्रोसेस होती हैं, ठीक है ना। एवरी सेल के पास, हर सेल के पास इस सेल में एटीपी एंड एनर्जी, ये जो एटीपी है और ये जो एनर्जी है इसको बनाने की दो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होती हैं, ठीक है ना। पहली होती है एरोबिक पाथवे और दूसरी होती है एनारोबिक पाथवे। दो पाथवे होती है, पहली है एरोबिक पाथवे और दूसरी होती है एनारोबिक पाथवे। इन दोनों पाथवे से क्या होती है, हमारी सेलों में एटीपी फॉर्म होती है। हमारी बॉडी में जितनी भी सेल हैं हर इंडिविजुअल सेल में एटीपी होती है। एटीपी से क्या बनता है, एनर्जी। और जो एनर्जी होता है, और ये एनर्जी क्या करता है, सेल के फंक्शन को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्योंकि सभी को पता है हर सेल के खुद के फंक्शन को करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। तो ये एनर्जी से सेल क्या करती है, पहला फंक्शन करती है प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट का फंक्शन, पेरोक्सिसोम में ऑक्सीडेज एंजाइम का फंक्शन, ठीक है ना। इसके अलावा और जितने भी फंक्शंस होते हैं
उन सबको करने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, एटीपी चाहिए होता है, दैट मीन्स एनर्जी चाहिए होता है। लेकिन इस एटीपी या एनर्जी को बनाने के लिए हर सेल के पास दो मशीन होती हैं, दो फैक्ट्री होती हैं। एक का नाम होता है एरोबिक और एक वो होता है एनारोबिक। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंट में। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंट में और ये ऑक्सीजन की एब्सेंट में। पहले हम बात करते हैं एरोबिक पाथवे की। जो एरोबिक पाथवे है इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन सेल के पास जाती है। सभी को पता है हमारी बॉडी में जो आरबीसी होती हैं उसमें होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करता है और हर सेल के पास ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल क्या करता है, सप्लाई करता है। जैसे ही ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल सेल के पास जाता है तो सेल में मिलता है किससे, वो माइटोकॉन्ड्रिया से। और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसमें जो क्रेब्स साइकिल की प्रोसेस होकर क्या फॉर्म होती हैं, एटीपी। और ये एटीपी काय में टूट जाती है, एनर्जी में। और जो एनर्जी है वो किसके रिस्पॉन्सिबल होता है, सेल के फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हर इंडिविजुअल सेल के फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एरोबिक पाथवे में क्या हुआ, आरबीसी, हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन, सेल के पास पहुंचा ऑक्सीजन, सेल ने ऑक्सीजन को मतलब जो ऑक्सीजन है वो सेल के पास कहाँ, किसके पास गया, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। एटीपी, एनर्जी और सेल का फंक्शन, ये एरोबिक पाथवे है। और आपको बता दूं ह्यूमन सेल में 100%, 99.9% जो एटीपी का प्रोडक्शन है वो डिपेंड किस पे करता है, एटीपी का जो प्रोडक्शन किस पे डिपेंड करता है, एरोबिक पाथवे। तो हमारी बॉडी में, अभी मेरी बॉडी में जितना भी एटीपी फॉर्म हो रहा है, मेरी बॉडी में अभी जितना भी 99.9% जो एटीपी फॉर्म हो रहा है, मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, इन सब कंडीशन में जो एटीपी फॉर्म हो रहा है, जो एक्टिविटी हो रही है हर सेल में, वो कहाँ से हो रहा है, एरोबिक पाथवे से। हर मेरी बॉडी की हर इंडिविजुअल सेल्स क्या कर रही है, ऑक्सीजन को कैच कर रही है और एटीपी फॉर्म कर रही है ऑक्सीजन के थ्रू। तो नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग में, नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग में जो ऑक्सीजन, जो एटीपी का जो फॉर्मेशन है, एनर्जी का जो फॉर्मेशन है, वो किससे होता है, सिर्फ और सिर्फ एरोबिक पाथवे से होता है। मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया, एरोबिक पाथवे दैट मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। ठीक है ना। दूसरा होता है एनारोबिक पाथवे, मीन्स ऑक्सीजन की एब्सेंस। ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो पाथवे काम करता है हम उसे बोलते हैं एनारोबिक पाथवे। इसका एक और नाम होता है एनारोबिक ग्लाइकोलाइटिक पाथवे। इसका एक और नाम क्या होता है, एनारोबिक ग्लाइकोलाइटिक पाथवे। ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्लाइकोलाइटिक पाथवे, अब ये भी हम इसे बोलते हैं। तो ठीक है ना। ये पाथवे भी क्या होता है, बॉडी में कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में काम करता है एटीपी के फॉर्मेशन में। ठीक है ना। कैसे, जब बॉडी में ये पाथवे कैसे काम करता है, इस पाथवे में क्या होता है एग्जैक्टली, जो सेल है वो किसका उपयोग करती है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का यूज करके एटीपी फॉर्म करती है, एनर्जी फॉर्म करती है। जब भी हम बोलेंगे एनारोबिक ग्लाइकोलाइटिक पाथवे, मींस ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ऑक्सीजन नहीं है, उसकी एब्सेंस में सेल क्या करेगी, ग्लूकोज का उपयोग करके करेगी, एटीपी फॉर्म करेगी, एनर्जी फॉर्म करेगी। ठीक है ना। तो आपको नॉर्मली पता होना चाहिए कि हर ह्यूमन सेल के पास जो है एटीपी फॉर्म करने की दो मशीन है, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया से, क्रेब्स साइकिल से एटीपी एनर्जी फॉर्म करेगी या सेल का फंक्शन करेगी। लेकिन जब एनारोबिक पाथवे की बात करेंगे तो इसमें हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। ऑक्सीजन नहीं है मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसमें डायरेक्ट ग्लूकोज का उपयोग करके, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके एटीपी फॉर्म किया जाता है। ठीक है ना। लेकिन हेल्दी ह्यूमन बीइंग में, जो हमारी बॉडी में, मैं अभी आपके सामने खड़ा हूँ, हेल्दी ह्यूमन बीइंग में नॉर्मल कंडीशन में जो ऑक्सीजन जो है, मीन्स जो एटीपी जो फॉर्म होती है वो कौन सी होती है, एरोबिक पाथवे से होती है, एनारोबिक पाथवे से नहीं होती है। एनारोबिक पाथवे जो होती हैं वो एक विशेष कंडीशंस में जो है वो एटीपी या एनर्जी फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। ठीक है ना। तो हाइपोक्सिया बोल रहा हूँ, ऑक्सीजन कम, ब्लड सप्लाई नॉर्मल। इसीमिया बोल रहा हूँ,
ऑक्सीजन कम, ब्लड सप्लाई कम हो गई है। एरोबिक पाथवे बोला मैंने, एनारोबिक पाथवे मैंने बोला, ये आपको आई थिंक समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब हम आगे बात करते हैं एग्जैक्टली डिक्रीज एटीपी फॉर्मेशन कैसे मिलता है, ठीक है ना। ठीक है ना, ये सेल है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं हाइपॉक्सिया इस सेल में मिल रहा है। मैंने क्या बोला, ये सेल है, इस सेल ने मुझे क्या मिल रहा है, हाइपॉक्सिया मिल रहा है। इस सेल ने मुझे क्या मिल रहा है, हाइपॉक्सिया मिल रहा है। यदि मैं हाइपॉक्सिया वर्ड बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या है, सेल के पास ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन इस एरिया में या इस सेल को ब्लड की सप्लाई कैसी है, नॉर्मल है। मैंने क्या बोला, इस सेल में क्या हो रहा है, हाइपॉक्सिया हो रहा है। हाइपॉक्सिया हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसको इसमें ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन क्या है, ब्लड की सप्लाई कैसी है, नॉर्मल हो रही है। ऑक्सीजन कम जा रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रही है, लेकिन बाकी जो न्यूट्रिएंट है उनकी सप्लाई कैसी है, नॉर्मल है, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन कम जाएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, ऑक्सीजन कम लेगा, और जब माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन कम मिलेगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या होगा, एटीपी का जो फॉर्मेशन है वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, और एनर्जी का फॉर्मेशन भी कैसा हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन कम गया, माइटोकॉन्ड्रिया कम गया, एटीपी कम फॉर्म होगा, एनर्जी कम फॉर्म होगा, ठीक है ना। तो जब भी हम बोलते हैं ऑक्सीजन की कमी से, हमने उसके पहले बताया था कि ऑक्सीजन के कारण जो एटीपी फॉर्म होता है उसे क्या बोलते हैं, एरोबिक पाथवे। इसका मतलब है यहां पर जो एरोबिक पाथवे है वो कैसा हो गया है, या वो एरोबिक पाथवे से बनने वाली जो एटीपी है वो कैसी हो गई है, कम हो गई है। एरोबिक पाथवे से बनने वाला जो एटीपी है यहाँ पर कैसा हो गया है, कम हो गया है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, ब्लड सप्लाई कैसी है, नॉर्मल है, तो ऑटोमेटिक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कैसा जाएगा, नॉर्मल जाएगा। तो ऑटोमेटिक जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल नॉर्मल जाएगा तो क्या होगा, ये जो सेल है इसमें एटीपी की जो डिमांड है उसे फुलफिल करने के लिए क्या करेगा ये वाली सेल, क्योंकि मान लीजिए यहाँ एटीपी 100 ml चाहिए, मान लेते हैं एग्जाम्पल, कोई बुक में नहीं लिखा है, मैं बस बोल रहा हूँ कि एटीपी मान लीजिए, ml ना बोल के हम बोल लेते हैं, एटीपी जो है उसे 100 चाहिए नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन जो ये एरोबिक पाथवे है वो कितनी एटीपी बना पा रही है, सिर्फ 20 एटीपी बना पा रही है, लेकिन इसकी डिमांड कितनी है, 100। तो इस डिमांड को पूरा करने के लिए ये वाली सेल क्या करेगी, दूसरी मशीन एक्टिवेट करेगी, तो दूसरी प्रोसेस एक्टिवेट करेगी जिसे हम क्या बोलते हैं, एनारोबिक ग्लाइकोलाइटिक पाथवे। जो एनारोबिक जो ग्लाइकोलाइटिक पाथवे है जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्लूकोज को तोड़ के बनाती है। तो यहाँ पर क्या हो रही है, ब्लड सप्लाई नॉर्मल है, ब्लड सप्लाई नॉर्मल है तो ग्लूकोज नॉर्मल गया, ग्लूकोज नॉर्मल गया तो ऑटोमेटिकली यहाँ जो ग्लूकोज टूटेगा और क्या बनाएगा, एटीपी का फॉर्मेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, इससे बढ़ जाएगा, और ये क्या बनाएगा, लगभग 80 बना देगा और सेल के डिमांड को कंप्लीट कर देगा, ठीक है ना। तो यदि इससे हम क्या सीखते हैं, यदि किसी सेल में हाइपॉक्सिया की कंडीशन होती है, हाइपॉक्सिया की कंडीशन होती है तो उसमें क्या होगा, जो एरोबिक पाथवे से जो एटीपी बन रहा था, जो एरोबिक पाथवे से जो एटीपी बन रहा था वो कम बनेगा, लेकिन सेल क्या करेगी, अपने डिमांड को पूरा करने के लिए, ठीक है ना, जो नॉर्मली कंडीशन में जो पाथवे नहीं होती है उस पाथवे को एक्टिवेट करेगी और क्या करेगी, ग्लूकोज का उपयोग करके एटीपी का फॉर्मेशन कराएगी और डिमांड को फुलफिल करने की कोशिश करेगी, ठीक है ना। तो
हाइपोक्सिया कंडीशन में क्या होगा, एरोबिक पाथवे बंद हो जाएगा और एनारोबिक पाथवे कैसा हो जाएगा, हाईली एक्टिव हो जाएगा और वो एटीपी फॉर्मेशन करेगा। तो जब भी आपको कोई बोले कि इस एरिया में हाइपोक्सिक कंडीशन बन गई है, इसका मतलब है इस एरिया की सेल में एरोबिक पाथवे से एटीपी बनना कैसा हो गया है, कम हो गया है, लेकिन एनारोबिक पाथवे से जो एटीपी बनना है वो बढ़ गया है और जो कहीं ना कहीं थोड़े सा एनर्जी के डिमांड को फुलफिल करने में हेल्प कर रहा है। तो हाइपोक्सिया की कंडीशन में कैसे एटीपी बनना कम होता है ये मैंने आपको बताया। दूसरी बात, नेक्स्ट हम देखेंगे इस्चीमिया। अभी जब भी हम इस्चीमिया की बात करते हैं तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन सप्लाई टू सेल कम, मतलब सेल में ऑक्सीजन कम है, लेकिन जो ब्लड की सप्लाई है वो भी कैसी हो गई है, कम हो गई है, ये हमें पता है, ठीक है ना। तो इस सेल में यदि ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है तो क्या होगा, ऑक्सीजन कम जाएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा, ऑक्सीजन कम मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन कम मिलेगा तो ऑटोमेटिकली एटीपी का प्रोडक्शन कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, एनर्जी कम बनेगी। इसका ये मतलब है कि जब भी इस्चीमिया होता है तो उसमें एरोबिक पाथवे से जो एटीपी बनने का जो फॉर्मेशन होने का जो कंडीशन है वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब एरोबिक पाथवे से एटीपी प्रोडक्शन कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है, जब ब्लड सप्लाई कम होगी, ब्लड सप्लाई कम दैट मीन्स न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई भी कैसी हो गई, कम हो गई। न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई कम हो गई तो इसका मतलब क्या है, ग्लूकोज की सप्लाई कम हो गई। ग्लूकोज की सप्लाई कम हो गई तो सेल में जब ग्लूकोज सप्लाई कम होगी तो जो ग्लूकोज से बनने वाला जो एटीपी है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एनारोबिक ग्लाइकोलाइटिक पाथवे, उस पाथवे से भी जो एटीपी का बनना कैसा हो जाएगा, फाइनली कम हो जाएगा। और जब फाइनली इससे भी एटीपी बनना कम हो जाएगा तो हम इस प्रकार से बोलेंगे कि फाइनली जो सेल का जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो जब भी इस्चेमिक कंडीशन हमको मिलेगी, इसमें क्या होगा, एरोबिक पाथवे से भी एटीपी कम बनेगा एंड एनारोबिक पाथवे से भी क्या होगा, एटीपी कम बनेगा। दोनों पाथवे क्या हो जाएगा, एटीपी का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगी, ठीक है ना। तो जब भी कोई बोले कि इस एरिया में यदि इस्चेमिक कंडीशन हो गई है, इसका मतलब है यहाँ की सेल में एरोबिक पाथवे से एटीपी बनना भी कम हो गया है एंड एनारोबिक पाथवे से भी एटीपी बनना कम हो गया है। तो इन दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, एटीपी बनना कम हो रहा है। लेकिन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस आपको याद होना चाहिए, यदि कोई बोलता है हाइपोक्सिक कंडीशन तो इसका मतलब है वहां थोड़ी बहुत एटीपी बन रही है। क्यों वहां थोड़ी बहुत एटीपी बन रही है, क्योंकि उस एरिया में, उस हाइपोक्सिक कंडीशन में एनारोबिक ग्लाइकोलाइटिक पाथवे क्या हो रहा है, काम कर रहा है, क्योंकि वहां पर प्रॉपर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जा रहा है और उससे वो एटीपी बना रहा है और वहां थोड़ी बहुत एटीपी बन रही है और सेल का फंक्शन काम चल रहा है। यदि मैं इस्चीमिया की बात करूंगा, इस्चेमिक कंडीशन की बात करूंगा, उसमें मतलब दोनों जो मशीन है काम करना बंद कर दी है और उसमें फाइनली जो एटीपी बननी थी, एनर्जी बननी थी, वो फाइनली कैसी हो गई, कम बन रही है। तो हम बोलेंगे यदि हाइपोक्सिक कंडीशन है तो वहां पर जो सेल इंजरी हो रही है, जो रिवर्सिबल सेल इंजरी हो रही है, वो लेस सीवियर होगा एज कंपेयर इस्चेमिक कंडीशन। तो इस्चेमिक कंडीशन में कैसी होगी, जो रिवर्सिबल सेल इंजरी हो सकती है वो कैसी हो सकती है, ज़्यादा सीवियर हो सकती है एज कंपेयर हाइपोक्सिक कंडीशन में। क्योंकि हाइपोक्सिक कंडीशन में क्या बोलेंगे, थोड़ी एटीपी बन रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एटीपी बिल्कुल नहीं बन रही है। तो ये जो दोनों कंडीशन है कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होती है किस चीज़ के लिए, एटीपी के फॉर्मेशन को कम करने के लिए। ये जो मैं आपको बताया दोनों में डिफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है। आपको हमेशा दिमाग में याद रखना है कि कोई ऐसा पेशेंट मेरे पास आया है और उसमें हाइपोक्सिक कंडीशन रखी हुई है, एक पेशेंट मेरे पास है जिसमें इस्चेमिक कंडीशन रखी हुई है, तो मुझे पहले इस्चेमिक कंडीशन वाले पेशेंट को डील करना चाहिए, क्योंकि उसमें एरोबिक और एनारोबिक दोनों पाथवे से एटीपी बनना कम हो रहा है। मीन्स उसमें जो इंजरी होने वाली है सेल की वो थोड़ी सीवियर है, इसलिए पहले मुझे उससे डील करनी है, ठीक है ना। क्योंकि उसमें एटीपी बनने की जो दोनों पाथवे वो बिल्कुल ही कैसी हो गई, बंद हो गई है। और बिल्कुल एटीपी नहीं बनेगी तो हो सकता है जो रिवर्सिबल सेल इंजरी है
वो कहीं इरिवर्सिबल में कन्वर्ट ना हो जाए। लेकिन जो हाइपॉक्सिक कंडीशन होती है इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एटीपी बनती रहती है, इसलिए इसमें लेस सीवियर इंजरी होती है, इसमें प्रोड्यूस होती है। ठीक है ना। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी बॉडी की ऐसी कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेन एंड टिश्यू एंड सेल होते हैं जो फुल्ली डिपेंड होते हैं एरोबिक पाथवे, मतलब उस पे एनारोबिक पाथवे से बनने वाली जो एनारोबिक ग्लाइकोलाइटिक पाथवे से जो बनने वाली जो एटीपी है उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है, उसमें सिर्फ एरोबिक पाथवे से बनने वाले एटीपी का इंपॉर्टेंस होता है। मींस उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का इंपॉर्टेंस होता है, मींस उसमें ऑक्सीजन का इंपॉर्टेंस होता है, मींस वो सेल पूरी ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट होती है। और क्योंकि इसमें पूरी जो ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट सेल होती हैं उसमें जो एटीपी बनती है वो हमारी बॉडी में होती हैं ब्रेन सेल्स, न्यूरॉन, जो ब्रेन के टिश्यूज हैं, न्यूरॉन्स हैं, वो 100% उस पर डिपेंड करते हैं। एंड मेरी किडनी का पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वो भी क्या है, फुली डिपेंड करता है किस पे, ऑक्सीजन डिपेंडेंट एटीपी पे डिपेंड करता है। और इसके अलावा ऑर्गन्स होते हैं, वो आगे जाके आपको बताऊंगा, लेकिन दो आपको बेसिक याद होनी चाहिए। ठीक है ना। तो ये है, ये पहली जो स्टेप है, या ये हमको पहला जो चेंज है एटीपी का जो फॉर्मेशन कम हो गया, ये मैंने आपको बताया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे अभी इसके बाद जो सेकेंड है वो आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है ना।